I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now I'm going to teach you a very important subsection regarding your entrance test, and the name of this subsection is cellular respiration. First of all, I would like to give you the big picture of this particular subsection. इस subsection में सबसे पहले हम cellular respiration का overview discuss करेंगे, and secondly we will discuss in detail the glycolysis, और उसके बाद फिर हम pyruvic acid oxidation पे बात करेंगे, and then we'll talk about the Krebs cycle in detail. Afterwards we'll discuss electron transport chain, and we will conclude our discussion with this subsection by discussing the energy calculations regarding the cellular respiration. Let's start off with the overview of cellular respiration. I have a question for you at this stage, and the statement of the question is: during cellular respiration, carbon dioxide is produced due to oxidation of. A option is glucose, B option is water, C option is oxygen, and D option is glucose and oxygen. And the best response to this question is glucose. कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होती है. Another question: in case of cellular respiration, water is produced during. A option is glycolysis, B option is Krebs cycle, C option is respiratory chain, and D option is Krebs cycle and respiratory chain. तो इन प्रोसेसेस में से वाटर किस के दौरान प्रोड्यूस होता है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी चेन और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसकी जो रीजनिंग है आगे चल के हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. Here I have got the big picture of cellular respiration. आप ये कह लें कि आपकी टेक्स्ट बुक से जूम आउट करके जो पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक है उसका मैं एक ओवरव्यू या बर्ड्स आई व्यू आपको दे रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस बर्ड्स आई व्यू टू यू थ्रू द टोकन ऑफ दिस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ. लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ. यू सीन हियर, जस्ट इमेजिन कि ये आपके पास एक सेल है. इन दिस सेल यू हैव गॉट दिस साइटोसोल, एंड देन यू हैव गॉट दिस माइटोकॉन्ड्रियन, राइट. सो इसमें ये साइटोसोल है और ये माइटोकॉन्ड्रियन है, और जस्ट इमेजिन कि ग्लूकोज इट हैज़ एंटर्ड इनटू द सेल. ये ग्लूकोज बेसिकली कहाँ से आया है? ये ग्लूकोज आया है फ्रॉम द फूड. जिस फूड को हमने इंटेक किया था, बेसिकली उस फूड की डाइजेशन के नतीजे में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, दैट अल्टीमेटली मेड इट्स वे टू द ब्लड, और ब्लड से फिर अल्टीमेटली ये सेल के अंदर, मे बी किसी भी सेल के अंदर, यू कैन असूम दैट दिस इज अ लिवर सेल, तो लिवर सेल के अंदर ये एंटर हो गया. ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023, and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे. मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी. मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें. असल में इसमें यह होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे. उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी. TopGrade is the brainchild of Dr. Muazzam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams.
ऑलराइट, अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अब इसने डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना है सो एज टू गिव अस द एनर्जी, राइट। सो और तो इसमें अब देखें कि जो ग्लूकोज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, राइट, एंड आफ्टर ग्लाइकोलिसिस it will undergo the formation of acetyl CoA, and afterwards it will undergo the Krebs cycle, and then last of all we'll be having the electron transport chain. So ये 4 major processes हैं जो कि cellular respiration में involved हैं. Like first of all we have got the glycolysis, secondly we have got the formation of acetyl CoA, thirdly we have got the Krebs cycle, and fourthly the electron transport chain. So ये 4 basic स्टेप्स हैं या 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनसे अल्टीमेटली जिनकी मदद से ग्लूकोज ने हमें एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी देनी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसके अलावा साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि आपने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ सेल के अंदर बिजनेस किया है, एंड व्हेन यू डू बिजनेस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न? ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट द करेंसी इन रिटर्न, राइट। सो सेम आइडिया ग्लूकोज के साथ भी है। जब भी हम ग्लूकोज के साथ बिजनेस करते हैं इनसाइड अ सेल, तो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसेस में आप कह लें कि एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस होती है, एंड समटाइम्स वो डायरेक्ट कैश की शक्ल में हमें मिलती है, एंड समटाइम्स हमें चेक्स की शक्ल में मिलती है जिनको हम बाद में जाके बैंक में कैश करवा सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोग्राफ। जस्ट इमेजिन कि ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल इट अंडरगोज द ग्लाइकोलिसिस, और इसके नतीजे में क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, राइट। सो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान कुछ तो हमें डायरेक्ट करेंसी मिल गई, एनर्जी करेंसी, दैट इज एटीपी, और इसके अलावा कुछ NADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए, NADH2 मॉलिक्यूल्स जिन्होंने बाद में जाके लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोसेस होके हमें अल्टीमेटली एटीपी देनी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोसेस होके हमें एटीपी देनी है, ऑलराइट। उसके बाद फिर जो हर मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का, उसने कन्वर्ट होना है इनटू एसिटाइल CoA, राइट। और इस कन्वर्जन में कोई डायरेक्ट करेंसी हमारे पास नहीं आई। यू सीन हियर देयर इज नो डायरेक्ट एटीपी। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर अगेन 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड, राइट। सो हर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अगेंस्ट जो कि एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है 1 NADH2 बनता है। एनीवेज, सो 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स बने और साथ 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए। सो अगेन ये क्या है? ये चेक्स हैं एनर्जी के जिन्होंने बाद में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैश होना है। सो यू कैन थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज द बैंक जहां से आपके चेक कैश होने हैं। एनीवेज, अब एसिटाइल CoA के हर मॉलिक्यूल ने अंडरगो करना है Krebs साइकिल। अब Krebs साइकिल के दौरान भी क्या होगा? Krebs साइकिल के दौरान भी कुछ डायरेक्ट हमें करेंसी मिल जाती है एटीपीज की शक्ल में, और कुछ हमें चेक्स मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ FADH2s एंड दी NADH2s। और फिर FADH2 और NADH2s के ये बेसिकली एनर्जी के चेक्स हैं। तो ये जो चेक्स हैं अगेन ये भी जाके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोसेस होंगे। अल्टीमेटली उससे भी हमें क्या मिलेगा? हमें एटीपी मिलेगी या एनर्जी करेंसी मिलेगी। सो आप ग्रॉसली इस तरह से सोच सकते हैं कि 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, राइट, इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन में। लाइक you have the glycolysis, you have got the acetyl CoA formation, and then you have got the Krebs cycle. इन 3 स्टेप्स में 2 वे से एनर्जी जनरेट हो सकती है। लाइक ग्लाइकोलिसिस में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे डायरेक्टली भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इसके अलावा ये NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके जरिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बाद में जाके एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। सिमिलरली जो एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन है, इसमें देखें कि इसमें जो NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रही सबस्ट्रेट लेवल पे। और उसके बाद फिर Krebs साइकिल में अगेन 2 तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डायरेक्ट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है सबस्ट्रेट लेवल पे, राइट। और इसके अलावा फिर जो डिफरेंट कोएंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक FADH2s या NADH2s जिनको हमने एनर्जी के चेक्स कहा है, तो अल्टीमेटली इन्होंने अंडरगो करनी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके नतीजे में फिर एटीपी प्रोड्यूस होगी। ऑलराइट, सो इसमें एक तो हमने ग्रॉसली ये देख लिया कि ग्लूकोज
कि ग्लूकोज ने जब प्रोसेस होना है इनसाइड अ सेल एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में, तो अल्टीमेटली 4 स्टेप्स के अंदर प्रोसेस होना है, या आप ये भी कह सकते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं और इन 3 स्टेप्स में 2 वेज से यानी कि सबस्ट्रेट लेवल पे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होनी है। ऑलराइट, सो अब इसके अलावा एग्जाम आपसे इनकी इन डिफरेंट रिएक्शंस की लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लाइकोलाइसिस ने कहाँ पे होना है, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए है या क्रेब्स साइकिल है, तो ये जो रिएक्शंस हैं कहाँ पे हो रहे हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर अकरिंग इन द मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पे हो रही है, दिस इज अकरिंग इन द क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम इन सारे प्रोसेसेस को इन डिटेल भी जाके देखेंगे, ये जस्ट मैं आपको एक क्रॉस सा ओवरव्यू दे रहा हूं, एक बिग पिक्चर दे रहा हूं। ऑफ कोर्स इस बिग पिक्चर के अंदर जो फाइनल डिटेल्स हैं हम अपनी रेस्ट ऑफ द डिस्कशन में इंशाल्लाह बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, सो इनकी लोकेशन के बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आपको लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जाम कैन आस्क फ्रॉम यू कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज क्रेब्स साइकिल। आप देख भी सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रोड्यूस हो रही है। और उसके बाद फिर इसके अलावा क्रेब्स साइकिल के अलावा क्या किसी और प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, आंसर इज यस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए। सो बेसिकली ये 2 मेजर प्रोसेसेस ऐसे हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड द क्रेब्स साइकिल, जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और उसके अलावा इफ एग्जाम आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू कि ऑक्सीजन किस प्रोसेस में यूज होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ऑक्सीजन यूज हो रही है। और इसके अलावा अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाटर किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, तो यू सीन हियर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में ही वाटर प्रोड्यूस होता है। सो यू सीन हियर कि वाटर की जो प्रोडक्शन है वो भी फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एसोसिएटेड है। सो एग्जाम बेसिकली इन स्टेप्स के बारे में जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इनमें एनर्जी किस किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, और इवन फाइन कैलकुलेशंस भी पूछ सकता है, जिनको हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि किस स्टेप में कितनी एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे और कितने NADH2s या FADH2s प्रोड्यूस हुए एंड सो ऑन। सो ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद दिस सबसेक्शन हम उनको एक्चुअली प्रिसाइजली भी सम अप करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट अब से फॉर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये समझ लें कि ये जो प्रोसेसेस हैं क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल कोए फॉर्मेशन एंड क्रेब्स साइकिल, इन प्रोसेसेस के नतीजे में 2 तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। और इसके अलावा इन्हीं रिएक्शंस के लोकेशन के बारे में एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, और उसके बाद फिर एसिटाइल कोए फॉर्मेशन एंड क्रेब्स साइकिल इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट टेक्स प्लेस अक्रॉस द क्रिस्टी व्हिच आर एसोसिएटेड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा एग्जाम आपसे ये भी पूछ सकता है कि किन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो हमने डिस्कस किया एसिटाइल कोए फॉर्मेशन और क्रेब्स साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, और वाटर कहां पे प्रोड्यूस हुआ और ऑक्सीजन कहां पे कंज्यूम हुई। बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के में टुवर्ड्स द एंड जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो दैट इज द ऑक्सीजन, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में ही वाटर भी बनता है। सो ये एक ग्रॉस सा ओवरव्यू था, इसका सेलुलर रेस्पिरेशन का, राइट। और अब हम जाके इसको इन सारे के सारे रिएक्शंस को 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो अब इसमें एक चीज़ आप और ज़रा नोट कीजिए कि बेसिकली हम जो फूड इनटेक लेते हैं, हमारी जो फूड है वो बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में है, वो लिपिड्स की शक्ल में है और वो प्रोटीन्स की शक्ल में है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास मोनोसैकेराइड्स आते हैं, लाइक वी आर हैविंग द ग्लूकोज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लिपिड्स के डाइजेशन के नतीजे में वी गेट द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स के डाइजेशन के नतीजे में वी गेट द अमाइनो एसिड्स। अब जो फूड है हम ये 3 मेजर फॉर्म्स में लेते हैं, ऑलराइट। तो लेकिन हमारे जो मशीनरी है, हमारे सेल्स की जो मशीनरी है, बेसिकली ये डिजाइंड है सो एज टू प्रोसेस द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर सेक ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। लाइक हमारी जो बेसिक मशीनरी है एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करती है। लाइक ग्लूकोज है, हमने देखा कि ग्लूकोज इट वुड अंडरगो द
ग्लाइकोलिसिस जिससे पायरुविक एसिड बनेंगे और फिर पायरुविक एसिड से अल्टीमेटली एसिटाइल कोई फॉर्मेशन होगी और उसके बाद फिर उसने प्रोसेस होना है इन द क्रेब्स साइकिल एंड देन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ये बेसिक प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं कि ये है फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इफ वी वांट टू गेट एनर्जी फ्रॉम द लिपिड्स और द प्रोटीन्स, लाइक क्योंकि अब देखें कि रूटीनली एक एशियन डाइट में अप्रॉक्सीमेटली 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20% लिपिड्स होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10% प्रोटीन्स होती हैं, राइट। सो जनरली हम जो एनर्जी ले रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं। व्हाट इफ वी स्टॉप टेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, व्हाट इफ वी टेक ओनली द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स, राइट, या हम कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही मिनिमली लेते हैं, हमें अगर एनर्जी लाइक लिपिड से और प्रोटीन से ड्राइव करनी पड़ती है तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा? तो क्योंकि हमारी जो बेसिक मशीनरी है वो तो डिजाइंड है सो एज टू प्रोसेस द कार्बोहाइड्रेट्स। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस हैं अल्टीमेटली वो भी कन्वर्ट होंगी इनटू सम इंटरमीडिएट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अल्टीमेटली जो फैटी एसिड्स हैं या अमीनो एसिड्स और इवन ग्लिसरॉल वगैरह हैं ये कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, मे बी ग्लाइकोलिसिस का कोई इंटरमीडिएट बनाएंगे या एसिटाइल कोई बनाएंगे या क्रेब्स साइकिल का कोई इंटरमीडिएट बनाएंगे एंड अल्टीमेटली they would enter into the carbohydrate metabolism, right? So इस ट्रेसिंग की मदद से ये बेसिक लेसन मैं जनरेट करना चाह रहा था। Anyways, now let me actually sum up the cellular respiration in the form of this flow sheet. This is a very conceptual flow sheet. So इसमें अगर आप गौर करें कि like here we have got a glucose molecule जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, राइट। सो सबसे पहले क्या होगा, लाइक ग्लूकोज से बनना है पायरुवेट ने, ग्लूकोज से बनना है पायरुवेट ने या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ने, और हर मॉलिक्यूल बेसिकली 3 कार्बन्स पे मुश्तमिल है। सो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के। और इस प्रोसेस में 2 एटीपीज कंज्यूम होती हैं और टोटल 4 एटीपीज फिर प्रोड्यूस होती हैं और इसके अलावा 2 NADH2s भी प्रोड्यूस होते हैं। अभी जैसे हमने फोटोग्राफ में भी डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान बेसिकली कुछ एटीपीज सबस्ट्रेट लेवल पे प्रोड्यूस हो रही हैं और कुछ जो है वो हमें एनर्जी के एटीपीज के चेक्स मिल रहे हैं बाद में जाके अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इन NADH2 से हमें ATP ही मिलनी है फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली। ऑलराइट, अब जो ग्लूकोज से जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने हैं, अब पायरुवेट की जो फेट है ये डिपेंड करती है ऑन वेदर द ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू द पायरुवेट और नॉट। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, राइट, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फिर इस पायरुविक एसिड की या पायरुवेट की होनी है फर्मेंटेशन। एंड द फर्मेंटेशन ऑफ द पायरुविक एसिड इन द यीस्ट एंड द प्लांट्स इट वुड कॉज द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम इसको कहते हैं ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। सो यीस्ट और प्लांट्स में अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन ना मिले तो इससे क्या होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद फिर अगर इसकी पायरुविक एसिड की फर्मेंटेशन हो इन दी एनिमल्स तो इससे लैक्टेट या जिसको हम लैक्टिक एसिड भी कह देते हैं वो प्रोड्यूस होता है। और बाय द वे प्रोडक्शन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड बेसिकली दिस इज द बेसिस ऑफ मसल फटीग एज वेल। दिस इज द बेसिस ऑफ मसल फटीग एज वेल। यही मसल फटीग की भी बेसिस है। यू सीन हियर, अब जस्ट इमेजिन करें कि आप जिम जाते हैं, आप जाके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि व्हेन यू कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सम टाइम आपके जो मसल्स हैं वो फटीग हो जाते हैं और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के काबिल नहीं रहते। तो ये जो इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज हम क्या कहते हैं कि ये इनकी फटीग है। तो मैकेनिस्टिकली ये फटीग कैसे डेवलप होती है? यू सीन हियर कि बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अल्टीमेटली एटीपीज चाहिए, राइट। सो अब देखें कि एटीपीज जो है, एटीपीज प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो क्विक वे है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले तो एटीपी बहुत सारी मसल्स के अंदर वैसे ही स्टोर्ड होती है, राइट। सबसे पहले तो वो कंज्यूम होगी और उसके बाद फिर अगर वो एटीपी कंज्यूम हो गई है, स्टिल यू कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज, तो इससे क्या होगा?
क्विक वे ऑफ गिविंग यू एटीपीज इज कैरिंग आउट द ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि जो एसिटाइल कोए फॉर्मेशन है उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो लेंथी प्रोसेसेस हैं, उनसे एटीपीज बनने में टाइम लगना है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इंस्टेंटली गिव्स यू एटीपीज। सो जब आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे इससे एकदम से रैपिडली ग्लाइकोलिसिस होगी, एटीपीज जनरेट होंगी। लेकिन और उसके नतीजे में, उस ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पायरुवेट भी बनते जाएंगे। अब पैरेलल मसल्स को उतनी सप्लाई नहीं होती ऑक्सीजन की, और साइड बाय साइड जितना पायरुवेट प्रोड्यूस हो रहा है उतना कह लें कि एसिटाइल कोए फॉर्मेशन और क्रेब्स साइकिल वगैरह वो कैरी आउट नहीं हो रहे होते। सो इस सिचुएशन में पायरुवेट की हो जाती है एन एरोबिक कह लें कि ऑक्सीडेशन, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फर्मेंटेशन। और एनिमल्स में फर्मेंटेशन के नतीजे में फिर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट और लैक्टिक एसिड, जो कि क्या है, बेसिकली एसिड है। सो इसने क्या करना है, इसने पीएच को मसल्स के अंदर ड्रॉप करना है, जिसकी वजह से उसकी एंजाइम फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से मसल फटीग डेवलप हो जाएगी। सो यहां से हमने बेसिकली जो एनिमल्स के अंदर मसल फटीग डेवलप होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मसल फटीग डेवलप होती है, उसकी बेसिस को भी स्टडी कर लिया है। एनीवेज, हम डिस्कस कर रहे थे पायरुवेट की फेट को। तो अगर तो पायरुवेट को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, इट अंडरवेंट द फर्मेंटेशन। अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर onwards it would undergo the aerobic respiration, right? So ये जो respiration होगी onwards, ये सारी की सारी ये क्या है, ये aerobic respiration है। alright, सो अब बेसिकली होगा क्या कि हर पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसने डीकार्बोक्सिलेशन अंडरगो करनी है, और उससे क्या बनना है, हर एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनना है एसिटाइल कोए का, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। सो यू सीन हियर, जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है। सो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, एसिटाइल कोए के, और इस प्रोसेस में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे, साथ 2 NADH2s भी प्रोड्यूस होंगे। जहां पे आपने गौर किया है कि डायरेक्ट एटीपी आपके पास कोई भी नहीं आ रही। सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए कोई एटीपी नहीं है। हाँ, जो एनर्जी हमें मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का चेक मिल रहा है, एंड दैट इज NADH2। सो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 you obtain in this process. Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams.
जब एक ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनते हैं यानी कि दो पायरुवेट, जब उन दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोए बनेंगे तो अल्टीमेटली उससे जो NADH2 प्रोड्यूस होंगे वो भी दो ही होंगे, यानी कि हर पायरुवेट की एसिटाइल कोए में कन्वर्जन के नतीजे में एक NADH2 ने प्रोड्यूस होना है। एनीवेज, अब ये जो एसिटाइल कोए के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, हर एक ने अंडरगो करना है कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल को अंडरगो करना है। और क्रेब्स साइकिल के दौरान अब क्या होगा? क्रेब्स साइकिल के दौरान अब अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रोडक्शन होगी, राइट। सो एक क्रेब्स साइकिल में बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जब दो क्रेब्स साइकिल रन होंगे दो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल से तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, राइट। और इसके अलावा क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या प्रोड्यूस होगा? कोएंजाइम्स या कह लें कि एनर्जी के चेक्स भी प्रोड्यूस होंगे, लाइक जो NADH2 है या FADH2 जो हैं ये भी इसके दौरान प्रोड्यूस होने हैं ड्यूरिंग द क्रैब साइकिल यू सीन हियर। अब देख सकते हैं कि एक क्रैब साइकिल में बेसिकली एक क्रैब साइकिल में आप कह लें कि 3 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं और एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं दो एसिटाइल कोए से क्रैब साइकिल की, तो इसमें इसमें ओवरऑल 6 NADH2 और 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे। और इसके अलावा हर क्रैब साइकिल में एक ATP का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। सो दो एसिटाइल कोए से चूंकि दो क्रैब साइकिल रन होंगे तो इससे अल्टीमेटली 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्रोड्यूस होंगे, राइट। सो एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन है इनको अगेन हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद दिस सबसेक्शन एक ही टेबल में सम अप भी करेंगे, लेकिन यहां पे जस्ट मैं आपकी ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स के अंदर अल्टीमेटली हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी आ रही है रिस्पेक्टिवली वाया द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑलराइट, सो इसमें अब देखें हमने 3 बेसिक स्टेप्स को पढ़ा है। इफ वी फोकस ओनली ऑन द एरोबिक रेस्पिरेशन, सो इसमें ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके राइट हैंड साइड पे जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, राइट। लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस शामिल है? यू सीन हियर द ग्लाइकोलिसिस, देन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड देन द क्रेब साइकिल, और इवन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही का पार्ट है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी पैरेलल तो फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद भी एसिटाइल कोए फॉर्मेशन और क्रैब साइकिल वगैरह ये होंगे। यहाँ पे एक बात रिमार्केबल है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट भी है। ये अलग बात है कि इसके कैरी आउट होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट भी है। और इसके बाद अगर हम देखें एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, राइट, सो ओवरऑल मैं ये एक और लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इस लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टफ है दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आप देख सकते हैं वी हैव गॉट द ग्लाइकोलिसिस, और उसके बाद इवन जो फर्मेंटेशन है वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही का पार्ट कहलाएगी, राइट। सो ग्लाइकोलिसिस एट सेम टाइम ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का ये पार्ट है। ऑलराइट, सो ये ओवरऑल एक बिग पिक्चर थी, एक ओवरव्यू था सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब हम बेसिकली इन सारे के सारे स्टेप्स की निटी ग्रिटी में जाते हैं और बहुत फाइन जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करते हैं। So here I have got a question for you. In case of cellular respiration, carbon dioxide is produced during A option is acetyl CoA formation, B option is lactic acid fermentation, C option is alcoholic fermentation and D option is acetyl CoA formation and alcoholic fermentation. तो हमने acetyl CoA formation के दौरान देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यीस्ट और प्लांट्स के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है पायरुविक एसिड की तो उसके नतीजे में भी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और अल्कोहल के साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अभी हम इसको डिस्कस भी करके आए हैं, यू सीन हियर इस फ्लो शीट में यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यीस्ट और प्लांट्स में अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी delta, that carbon dioxide basically during cellular respiration is produced during the formation of acetyl CoA and alcoholic fermentation. Delta is the best response here. Another question, yeast cell can process pyruvic acid in which way? yeast cell जो है basically अब ये यूकेरियोटिक सेल है, ये यूकेरियोटिक सेल है और ये ऑफ कोर्स yeast जो है ये एक फंगस है, राइट। सो अब यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं अब उनमें बेसिकली यूकेरियोटिक होने का मतलब यह है कि उनके अंदर न्यूक्लियस है, जिसका ये भी मतलब है कि इवन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी उसके अंदर होंगे, व्हिच मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया भी उसके अंदर होंगे। इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर इसका मतलब है कि एसिटाइल कोए फॉर्मेशन, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह भी हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए अब अगर यीस्ट के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसमें ये किस तरीके से जो यीस्ट है इस ये पायरुविक एसिड को प्रोसेस कर सकता है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो इसके अंदर हो ही सकती है अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, चूंकि ये
यूकेरियोटिक सेल्स हैं तो फिर ये इवन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी कॉज करेंगे। तो इसमें देखिए कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो हो सकती है यीस्ट सेल के अंदर। सो पायरुविक एसिड एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से प्रोसेस होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एनिमल्स में होती है, यीस्ट में नहीं होती। दिस इज नॉट आवर आंसर। इवन एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों आते हैं। सो प्रेटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, राइट? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन. So this was all about the overview of the cellular respiration, right? So just मैंने आपको overview दिया है. अभी rest of our discussion में जब हम जो remaining segments हैं इनको in detail discuss करेंगे तो आपकी बहुत और भी ज़्यादा clear understanding develop होगी regarding the cellular respiration. So let's start off with glycolysis. I have a question for you regarding glycolysis over here. The number of ATPs produced during preparatory phase of glycolysis is A option is 0, B option is 2, C option is 4, D option is 6, and the best response to this question is alpha, that is 0. Preparatory phase में कोई भी ATP produce नहीं होती बल्कि उल्टा ATPs consume हो रही होती हैं. Alpha is the best response. Another question, what is the number of net ATPs produced during glycolysis? अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? नेट कितनी ATPs प्रोड्यूस हुई है during glycolysis, and इसके लिए भी ऑप्शंस हैं 0, 2, 4 और 6, and the best response to this question is बीटा के 2 ATPs नेट प्रोड्यूस होती हैं. इसकी जो रीजनिंग है इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं. Another question, during glycolysis the number of ATPs produced by a glyceraldehyde 3-phosphate molecule is A option is 0, B option is 2, C option is 4 and D option is 6, and the best response to this question is again beta के एक G3P molecule से 2 ATPs ने प्रोड्यूस होना है. इसकी रीजनिंग को भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं जब हम ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस को इन डिटेल देखेंगे. Another question, during glycolysis fructose 1,6-bisphosphate is produced as a result of phosphorylation of. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप तब आंसर कर सकते हैं जब आपको जो ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस हैं जब आपको वो याद है, आपने उनको मेमोराइज किया हुआ है. ये एक रिलेटिवली रेयर एग्जाम के लिए क्वेश्चन फॉर्मेट है, बट स्टिल दिस कैन बी अ फॉर्मेट. आपने इम्तिहान में पास नहीं होना, आपने एक्सेल करना है. इवन यू शुड बी एबल टू आंसर रेयर क्वेश्चंस एज वेल. सो बहरहाल ये एक मॉडल क्वेश्चन एग्जाम के लिए हो भी सकता है. इसमें ऑप्शंस है हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, बी ऑप्शन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड सी ऑप्शन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, डी ऑप्शन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. अभी हम जब रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे हमें पता चलेगा. तो ये काम जो है बेसिकली ओवरऑल आप कह लें कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कब प्रोड्यूस होगा? जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन होगी, राइट? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में 1,6-बिसफॉस्फेट बनेगा. सो आंसर इज बीटा. सो ये क्वेश्चन अब तब आंसर कर पाएंगे अगर आपको रिएक्शंस याद हैं ग्लाइकोलाइसिस के. तो अनदर क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन से रिलेटेड है. ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस NAD इज रिड्यूस्ड बाय A option is 1,3-bisphosphoglycerate, B option is dihydroxyacetone phosphate, C option is glyceraldehyde 3-phosphate, D option is phosphoenol pyruvate, and the best response to this question is glyceraldehyde 3-phosphate. Charlie, ये भी अगेन रिएक्शंस में से क्वेश्चन है. अभी हम आगे चल के रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस भी करते हैं. अनदर क्वेश्चन, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ए ऑप्शन इज जब डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बने, या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से जब बिसफॉस्फोग्लिसरेट बने, या बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बने, या 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बने. सो बेसिकली जो फॉस्फोरिलेशन है ADP की वो किस स्टेप में होनी है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज जब बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तब इसकी होनी है ADP की फॉस्फोरिलेशन. चार्ली इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन में से ही क्वेश्चन है. ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ glycolysis, inorganic phosphate group is added at which step? When dihydroxyacetone phosphate is converted to glyceraldehyde 3-phosphate, or when G3P or glyceraldehyde 3-phosphate is converted to bisphosphoglycerate, or when bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate, or when 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate. तो basically inorganic phosphate group जो है वो किस स्टेप पे ऐड होगा? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज G3P या glyceraldehyde 3-phosphate ने जब कन्वर्ट होना है इनटू bisphosphoglycerate तो उस वक्त इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने ऐड होना है. तो ये भी अगेन एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस. पर्सनली आई डोंट लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. आई ऑलवेज
लव कॉन्सेप्ट्स, आई लव लॉजिक्स, आई लव द अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कई दफ़ा इस चीज़ों को मेमोराइज करना, क्रैम करना, ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो बेसिकली जो MD कैट है ये या M कैट है, ये मौज़म्स कॉलेज एडमिशन टेस्ट नहीं है, बेसिकली ये मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट है, एंड यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द एग्जाम एंड यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, राइट। आपका काम क्या है, आपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, राइट। सो इसीलिए अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू मेमोराइज द स्टफ, यू शुड मेमोराइज इट बिकॉज यू हैव टू एक्सेल ऑन द एग्जाम। आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लेने हैं, आपने जस्ट पास नहीं होना। Anyways, so best response to this question is beta. So अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस की। So basically grossly speaking जो ग्लाइकोलिसिस है इसके दो मेजर फेजेस हैं। एक इसका प्रेपरेटरी फेज है, राइट, लाइक ये जो फेज है इस डॉटेड लाइन से अबव, राइट, ये प्रेपरेटरी फेज है, और उसके बाद फिर ये वाला जो फेज है डॉटेड लाइन के बाद वाला, ये पे ऑफ फेज है। अब प्रेपरेटरी फेज में बेसिकली होता क्या है, लाइक वी हैव गॉट अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन देयर इनसाइड अ सेल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की होनी है एक्टिवेशन। इसमें आप देखें कि पहली एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुई, अनदर एटीपी कंज्यूम हुई, और मल्टीपल स्टेप्स के अंदर क्या हुआ कि ग्लूकोज से बना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप्स आप देख सकते हैं कि ये एंड्स पे अटैच्ड है। तो ग्लूकोज जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अब देखेंगे ग्लूकोज से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना तो इसमें 2 फॉस्फेट्स ऐड हो चुके हुए हैं, तो इसीलिए इसमें आप अज्यूम कर सकते हैं कि क्यों 2 ATPs जो वो कंज्यूम हुई हैं। बहरहाल ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा इनटू द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसने DHAP और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाना है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। सो हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनना है फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट का, राइट। सो ये अनस्टेबल है, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर मॉलिक्यूल नहीं है। एनीवेज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने बनना है, और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट होगा इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये सारे के सारा कन्वर्ट हो जाना है इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट। सो इस सारे ने कन्वर्ट होना है इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बन गया, इससे 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बन गए, राइट। सो ये जो फेज है सारी की सारी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बनने तक, ये प्रेपरेटरी फेज है। इस फेज में 2 ATPs कंज्यूम हुई हैं। उसके बाद फिर हर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मल्टीपल स्टेप्स के अंदर इसने प्रोसेस होना है, और इस प्रोसेसिंग में क्या होगा, हर एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग के नतीजे में एक NADH2 बनेगा, राइट, और 1 और 2 ये 2 ATPs बनेंगी, राइट। सो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे तो उसके नतीजे में 2 NADH2s बनेंगे और 4 ATPs बनेंगी, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट आएंगे, जो कि अगेन एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो अल्टीमेटली ये जो फेज है लाइक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ऑनवर्ड्स पायरुविक एसिड के बनने तक, हम इसको कहते हैं ये पे ऑफ फेज है, क्योंकि देखिए पहले ग्लूकोज की प्रेपरेशन हो रही थी, राइट, जिसमें ATP कंज्यूम हुई, और बाद में फिर पे ऑफ फेज में ATP या एनर्जी उल्टा प्रोड्यूस हुई है। तो हमने गौर किया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के प्रेपरेटरी फेज में बेसिकली क्या हुआ, 2 ATPs कंज्यूम हुई, 2 ATPs जो हैं 2 ATPs ये कंज्यूम हुई, जबकि जो पे ऑफ फेज है, पे ऑफ फेज में टोटल हमने ये देखा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 4 ATPs प्रोड्यूस हुई हैं, 4 ATPs दे आर प्रोड्यूस्ड, और इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 भी बनेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। सो इसका मतलब यह हुआ कि जो नेट गेन है ATPs का, दैट इज 4 - 2 इज इक्वल टू 2। एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टोटल ATPs कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी 4, क्योंकि अल्टीमेटली 4 प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि टोटल कंज्यूम कितनी हो रही हैं, आंसर इज 2।
और अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि नेट गेन कितना है या प्रॉफिट कितनी एटीपीज का हुआ है सिंपली, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 4 टोटल प्रोड्यूस हुई, 2 पहले एक्टिवेशन में यूज हुई, सो 4 - 2 = 2, तो नेट गेन जो होगा वो 2 का होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NADH2 प्रोड्यूस होते हैं उनसे कितनी एटीपीज आनी है, तो बेसिकली यहां पे आप एक दफा अंडरस्टैंड कर लें कि एक NADH2 ने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोसेस होना है दैट विल गिव यू 3 एटीपीज। सो अल्टीमेटली 2 NADH2 से 6 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। बहरहाल इसकी डिटेल हम बाद में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सेक्शन में देखेंगे। सो ये एक ओवरव्यू था ग्लाइकोलिसिस का, और इसमें हमने साथ साथ जो एनर्जी कैलकुलेशंस हैं उनको भी देखा। अब हम थोड़ा सा रिएक्शंस को फर्दर डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपने एंजाइम्स पे फोकस नहीं करना, दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, उन पे आपने फोकस करना है। तो आप जरा गौर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट बना। और इसमें अगर आप गौर करें देखें कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो अब देखिए इसका मतलब है कि यहाँ नाम से ही जाहिर है कि फॉस्फेट ऐड हुआ। वो फॉस्फेट कहाँ से आया, वो एटीपी से आया। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फोकस ऑन द फॉस्फेट्स, ना कोई फॉस्फेट ऐड हुआ ना रिमूव हुआ, तो यहाँ पे एटीपी की कोई भी रेलेवेंस नहीं है, ना एटीपी कंज्यूम हुई ना प्रोड्यूस हुई। उसके बाद फिर अगर आप गौर करें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो इस प्रोसेस में भी आप देख सकते हैं कि एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक एटीपी जो है वो कंज्यूम हुई होगी। सो अगर आपको रिएक्शन याद नहीं भी है और एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रोसेस में एटीपी यूज हो रही है या किस प्रोसेस में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द फॉस्फेट्स आप बता सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एटीपी कंज्यूम हुई है या प्रोड्यूस हुई है। जैसे आप देखें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बनने में देखिए फॉस्फेट ऐड हुआ, एटीपी कंज्यूम हुई। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बनने में देखिए फॉस्फेट ऐड हुआ, इसका मतलब एटीपी कंज्यूम हुई। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बनने में देखें फॉस्फेट ना ऐड हुआ ना रिमूव हुआ, इसका मतलब है एटीपी भी ना ऐड हुई ना रिमूव हुई। एनीवेज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बना है बेसिकली इसने फिर अल्टीमेटली ब्रेक होना है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, एक ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे नंबर पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन अल्टीमेटली जो डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट ने भी बनना है उसने भी कन्वर्ट होना है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और सो इससे अब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एक फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और उससे फिर अल्टीमेटली 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने हैं। और इसके अंदर जो कार्बन्स हैं वो 3 हैं, राइट। इससे पहले जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब के अंदर जो कार्बन्स हैं वो 6 है, राइट। सो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। और उसके बाद फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने प्रोसेस होना है फर्दर। इसमें आप देखें कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना और इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, NADH2 का मॉलिक्यूल भी एक प्रोड्यूस हुआ। सो जब 2 मॉलिक्यूल्स GLAP के कन्वर्ट होंगे इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल्स, तो इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने जब कन्वर्ट होना है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इस दौरान अगेन 2 मॉलिक्यूल से 2 ATPs प्रोड्यूस होंगी। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट ने बनना है, राइट। सिर्फ इसमें फॉस्फेट की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, नंबर चेंज नहीं हुआ। एनीवेज 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फर्दर फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने बनना है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से सिंपल पायरुवेट ने बनना है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है उस वक्त भी एटीपीज प्रोड्यूस हो रही हैं। सो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट के, उससे 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के आते हैं, उसमें फिर 2 एटीपीज प्रोड्यूस होनी है, राइट। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि टोटल 4 एटीपीज प्रोड्यूस हुई हैं और 2 ATPs जो है वो कंज्यूम हुई हैं। नेट गेन 2 ATPs का है। इसके अलावा 2 NADH2s भी प्रोड्यूस हुए हैं। इस ट्रेसिंग के अंदर खास तौर पे डिफरेंट स्टेप्स में क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि किस पर्टिकुलर स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, खास तौर पे जिन स्टेप्स में एटीपी प्रोड्यूस हुई है या कंज्यूम हुई है या जिस स्टेप पे NADH2 ये प्रोड्यूस हुआ है, इनको केयरफुली आप मेमोराइज कर लें क्योंकि एग्जाम की टेंडेंसी यहां से क्वेश्चन क्रिएट करने की रिलेटिवली ज्यादा होगी, राइट। सो इसमें भी अगेन बेसिक सेम आइडिया है कि इस डॉटेड लाइन के अबव जो है वो प्रेपरेटरी फेज है और इसके बिलो जो है वो पे ऑफ फेज है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब सबसे पहले जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अंडरवेंट ग्लाइकोलिसिस, राइट। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इवन इसने ग्लाइकोलिसिस अंडरगो की और उसके बाद फिर पायरुवेट बना। अब पायरुवेट फर्दर इसकी होनी है ऑक्सीडेशन। अब पायरुवेट को अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फिर इसकी फर्मेंटेशन होगी, राइट। और अगर
इसको ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगी और एसिटाइल कोए की फर्दर आप कह लें कि फॉर्मेशन होगी। तो इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो यू सीन हियर कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक पायरुवेट मॉलिक्यूल है, राइट। सो पायरुवेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा COASH, राइट, और इसमें ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट होगी और अल्टीमेटली इससे हमारे पास बनेगा एसिटाइल कोए। सो पायरुविक एसिड से बेसिकली एसिटाइल कोए ने बनना है और इस प्रोसेस में कह लें कि COASH जो है वो कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट होगी और साथ साथ जो है वो NaDH2 का भी एक जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा। सो बेसिकली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुवेट कितने बने थे, 2 पायरुवेट बने थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पायरुवेट से जो एसिटाइल कोए बनने हैं वो भी कितने बनने हैं, वो भी 2 बनने हैं। अब ये भी गौर करें कि पायरुविक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि जो एसिटाइल कोए है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब यह हुआ कि जब 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन कंपाउंड के वो कन्वर्ट होंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 कार्बन कंपाउंड, दरमियान में भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। सो यही हुआ है एग्जैक्टली कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिबरेट हुए हैं और साथ या फिर इवन जब ये 2 कन्वर्जन्स हुई हैं फ्रॉम पायरुवेट टू एसिटाइल कोए तो 2 ही NaDH2 जो है वो प्रोड्यूस होंगे, राइट। सो बेसिकली एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए और इस दौरान 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे और 2 ही NaDH2 प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए। यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा कि इस रिएक्शन के अंदर, इस कन्वर्जन में जो ATP है ये बिल्कुल भी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हुई। हाँ, इसमें जो एनर्जी जितनी भी प्रोड्यूस हुई है वो एक चेक की शक्ल में आप कह लें, जिसने बाद में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैश होना है, एंड दैट इज NaDH2 की शक्ल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यू सीन हियर कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व्स द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अगेन ये रिएक्शन का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एनीवेज इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, ऑक्सैलोएसिटेट व्हेन दिस इज कन्वर्टेड टू सिट्रेट, और सिट्रेट इज कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, और अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट। तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो उस वक्त जो है वो आप कह लें कि पहली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होनी है। अभी हम जब इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे वहां पे इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे इस फैक्ट को। Another question, which of the following is oxidized by NAD during Krebs cycle? किसने NAD से ऑक्सीडाइज होना है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल? A option is isocitrate, B is alpha ketoglutarate, C option is succinate, and D option is isocitrate and alpha ketoglutarate. And the best response to this question is isocitrate और alpha ketoglutarate, ये दोनों ही NAD से ऑक्सीडाइज होंगे। ये भी रिएक्शन में से क्वेश्चन है, जस्ट मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन। Another question, the number of ATP is produced during citric acid cycle while oxidative breakdown of one glucose molecule is, right? A option is 0, B option is 1, C option is 2, D option is 4, and the best response to this question is 2। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे कि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, बेसिकली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होना क्या है, 2 पायरुवेट बनने हैं, उससे 2 एसिटाइल कोए बनने हैं, उससे 2 ही क्रेब्स साइकिल रन होंगे। हर क्रेब्स साइकिल के अंदर बेसिकली एक ATP प्रोड्यूस हो रही होती है, तो एक ग्लूकोज से चूंकि 2 क्रेब्स साइकिल रन हुए उससे 2 ATPs प्रोड्यूस हुई हैं। बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, चार्ली? अभी एनर्जी कैलकुलेशंस में हम इसको दोबारा जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी कैलकुलेशंस हैं ये कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, राइट। सो मैं आपको साइड बाय साइड भी एनर्जी कैलकुलेशंस के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आई नो कि ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में थोड़ी सी कन्फेबुलेट हो रही होगी, मिक्सअप हो रही होगी। तो इसी कन्फेबुलेशन को दूर करने के लिए, यानी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिस्कशन मैंने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस का एक सेगमेंट रखा है जहां पे हम प्योरली एनर्जी कैलकुलेशंस पर फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। एनीवेज बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज चार्ली। सो अब हम देखते हैं जरा क्रेब्स साइकिल को देखते हैं। सो यू सीन हियर कि एक तो पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना, राइट। ये तो एसिटाइल कोए फॉर्मेशन थी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, NaDH2 जो है वो प्रोड्यूस हुआ, और सो एसिटाइल कोए जो है ये बेसिकली 2 कार्बन कंपाउंड है। तो अब देखिए कि एसिटाइल कोए जो है इसने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है इनटू द सिट्रेट,
राइट, और सिट्रेट ने फिर कन्वर्ट होना है इनटू आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट ने कन्वर्ट होना है इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट व्हिच विल बी देन कन्वर्टेड टू सक्सिनल कोए व्हिच विल बी देन कन्वर्टेड टू सक्सिनेट व्हिच विल बी देन कन्वर्टेड टू द फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट ने फिर कन्वर्ट होना है इनटू द मेलेट, मेलेट ने इनटू ऑक्सैलोएस्टेट और ऑक्सैलोएस्टेट ने वापस इनटू द सिट्रेट। सो एक साइक्लिक फैशन में इस साइकिल ने रन होना है। अब यहाँ पे जो फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जरा गौर करें कि पहली डीकार्बोक्सिलेशन देखिए कहाँ पे हुई है, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हुआ। और अब देखें कि NAD ने किसको ऑक्सीडाइज किया है, बेसिकली यू सीन हियर कि इसने ये जो आइसोसिट्रेट है NAD ने इसको ऑक्सीडाइज किया है, राइट, क्योंकि इससे इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया है NAD ने, तो इसलिए NAD ने आइसोसिट्रेट को ऑक्सीडाइज किया है। और उसके बाद फिर अब देखें कि अल्फा कीटोग्लूटरेट की जब सक्सिनल कोए में कन्वर्जन होती है तो इस प्रोसेस में भी देखें आप कि ये सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, और इस प्रोसेस में भी अगर आप गौर करें कि इस प्रोसेस में भी NAD NADH2 में कन्वर्ट हुआ है, सो NAD ने अल्फा कीटोग्लूटरेट को भी ऑक्सीडाइज किया है। सो अभी क्वेश्चन भी था, तो इसके लिए अब देखें कि NAD ने आइसोसिट्रेट को भी ऑक्सीडाइज किया, इसके अलावा अल्फा कीटो ग्लूटरेट को भी ऑक्सीडाइज किया, और आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा उस वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, और जब एक मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटरेट का सक्सिनल कोए के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा उस वक्त भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ने निकलना है। और उसके बाद फिर देखें कि सक्सिनल कोए ने जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होना है, इस प्रोसेस में GTP बनना है, जिससे अल्टीमेटली जाके आपके पास ATP बनेगी, और ये वो ATP है जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे बननी है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टू मेमोराइज कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल किस रिएक्शन में ATP ने प्रोड्यूस होना है। तो सक्सिनल कोए से सक्सिनेट जब प्रोड्यूस होगा इस प्रोडक्शन में या इस रिएक्शन में खासतौर पे ATP प्रोड्यूस होगी एट द सबस्ट्रेट लेवल। सो एक मॉलिक्यूल सक्सिनल कोए का जब एक मॉलिक्यूल सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो एक ही ATP का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। फिर सक्सिनेट ने जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होना है तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, FADH2 ने प्रोड्यूस होना है। FADH2 ने, ये भी NADH2 की तरह ही ये एनर्जी का एक चेक है। अब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन में सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसा है जहां पे FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, और वो है कि जब सक्सिनेट ने फ्यूमरेट में कन्वर्ट होना है, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। सो इसीलिए चूंकि एक यूनिक सा रिएक्शन है, इस जैसा कोई और रिएक्शन नहीं है पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में जहां पे FADH2 प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इसलिए इसको आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम आपसे पूछ भी सकता है कि FADH2 की प्रोडक्शन किस रिएक्शन में होती है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल व्हेन सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू फ्यूमरेट, या FAD जो है ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो FAD जो है बेसिकली ये सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज करेगा, और अल्टीमेटली सक्सिनेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्यूमरेट और FAD कन्वर्ट होगा इनटू FADH2। फ्यूमरेट ने फिर कन्वर्ट होना इनटू मेलेट, और मेलेट ने फर्दर फिर कन्वर्ट होना इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, और इस प्रोसेस में भी क्या होगा, इस प्रोसेस में भी NAD ने रिड्यूस होना है इनटू NADH2। सो NAD ने क्या करना है, मेलेट को ऑक्सीडाइज करना है। सो ये भी आपने रिएक्शन याद रखना है। ये तीसरी वो जगह आई है जहां पे हमने देखा है कि NADH2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो एक हमने देखा NADH2 कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे नंबर पे जब अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, और तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि जब मेलेट ऑक्सैलोएस्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये तीन मेजर साइट्स हैं जहां पे NADH की प्रोडक्शन है, NADH2 की, और एक मेजर साइट है यानी कि जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है जहां पे FADH2 की प्रोडक्शन है। और इसके अलावा आप कह लें कि एक मेजर पॉइंट है यानी कि जब सक्सिनल कोए ने सक्सिनेट में कन्वर्ट होना है जहां पे एक ATP प्रोड्यूस हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मेजर रिएक्शंस हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जब आइसोसिट्रेट ने अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होना है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट ने फिर उसके बाद सक्सिनल कोए में कन्वर्ट होना है। ये दो मेजर रिएक्शंस हैं, ये दो मेजर स्टेप्स हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सो क्रेब्स साइकिल को लेके क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, लाइक इसकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स क्रेब्स साइकिल कहां पे कैरी आउट हो रहा है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। एस्टल कोए की फॉर्मेशन है ये भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। जो क्रेब्स साइकिल है ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है। और उसके बाद फिर एग्जाम यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, राइट। सो वो हमने डिस्कस कर लिया। किस स्टेप पे ATP प्रोड्यूस हुई वो हमने डिस्कस कर लिया। किस स्टेप पे NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस हुए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद फिर कैलकुलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन के हवाले से यू सीन हियर कि एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि एक क्रैब साइकिल से कितने NADH2 प्रोड्यूस हुए, कितने FADH2 प्रोड्यूस हुए, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, एंड सो ऑन। सो आई एम हियर टू टेल यू कि बेसिकली जो एक क्रैब साइकिल से 3 NADH2 प्रोड्यूस होंगे,
और एक एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, एक FADH2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 Krebs साइकिल। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल Krebs साइकिल कितने रन होंगे, आंसर इज 2, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुवेट बनने हैं 2, और जब 2 पायरुवेट बनने हैं तो एसिटाइल कोए भी बनने हैं 2, और 2 एसिटाइल कोए अगर बनेंगे तो Krebs साइकिल भी रन कितने होंगे, 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक के नेट गेन्स ये हैं तो हमने अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए Krebs साइकिल के नेट गेन्स लेने हैं, हम इस सारे को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिकली ऑक्सीडाइज होता है अल्टीमेटली इन यूकैरियोटिक सेल, और Krebs साइकिल के दौरान टोटल उससे कितने NADH2 प्रोड्यूस होंगे, आंसर वुड बी 6। कितने एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे, 2। कितने FADH2 प्रोड्यूस होंगे, 2। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज से Krebs साइकिल के दौरान टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, राइट। सो ये जो नेट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज फॉर सेक ऑफ एग्जाम। सो दिस इज अबाउट द Krebs साइकिल। सो हमने Krebs साइकिल को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है, इससे रिलेटेड हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को भी साथ साथ देख लिया है, और अब हम फोकस करते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगेन वेरी कॉन्सेप्चुअल एरिया। यहाँ पे अब एक पैटर्न क्वेश्चन है आपके सामने। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, फर्स्ट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू FADH2 व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम FADH2 टू कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C टू साइटोक्रोम A। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C। जब FADH2 से पहली एटीपी कब आनी है, जब साइटोक्रोम B से C तक इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है। अभी हम इसको आगे चल के रिएक्शन में डिस्कस भी करते हैं, देख लेते हैं। Another question, during respiratory chain, cytochrome B can be oxidized by, right, FADH2, coenzyme Q, cytochrome C, FADH2 and coenzyme Q, and the best response to this question is cytochrome C, right, कि cytochrome B जो है वो उसने ऑक्सीडाइज किससे होना है, cytochrome C से ऑक्सीडाइज होना है। सो इसमें अब देखिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया था, हमने जो रिएक्शंस डिस्कस किए हैं बेसिकली, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलाइसिस को। उसके दौरान 2 एनर्जी के चेक प्रोड्यूस हुए थे, 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। फिर हमने सेकेंडली डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए को। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल बने, या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो 2 पायरुवेट बने थे उससे 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल बने। इस प्रोसेस में भी क्या हुआ, 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए, वो भी एनर्जी के चेक्स हैं। इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली पायरुवेट और उसके बाद एसिटाइल कोए से इन टर्न जो Krebs साइकिल रन हुए 2, तो उनके दौरान 6 NADH2 और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स बने थे। बेसिकली ये भी एनर्जी के चेक्स हैं। अब ये जितने भी चेक्स बने हैं इन डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर, राइट, जितने भी चेक्स बने हैं, वेदर वो ग्लाइकोलाइसिस है, वेदर वो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए है, वेदर वो Krebs साइकिल है, अब ये सारे के सारे चेक कैश करवाने का टाइम आ गया है। और ये सारे कैश कहाँ पे होने हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके कैश होने हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली कहाँ पे कैरी आउट हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके जो फोल्ड्स हैं क्रिस्टी के साथ एसोसिएटेड है F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है साइटोक्रोम्स। सो बेसिकली साइटोक्रोम्स ऑफ द F1 पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वो साइट है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है, राइट। सो यू सीन हियर कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन में कहां पे होगी, इनर मेम्ब्रेन पे ये होगी ऑन दी फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जिनको हम बोलेंगे क्रिस्टी में कहां पे होगी, एसोसिएट विद F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स में कहां पे होगी, विद दी ऑन दी साइटोक्रोम्स। सो प्रिसाइजली स्पीकिंग साइटोक्रोम्स वो साइट है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी साइटोक्रोम्स। अगर साइटोक्रोम लिस्ट पे नहीं है फिर F1 पार्टिकल्स को पिक कर दें, ये भी नहीं है फिर क्रिस्टी को पिक कर दें, ये भी नहीं है फिर इनर मेम्ब्रेन को पिक कर दें, और अगर ये भी लिस्ट पे नहीं है तो फिर आप इवन माइटोकॉन्ड्रिया को भी पिक कर सकते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यू आर सपोज्ड टू गिव द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑलराइट। सो अब इसमें अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो बेसिकली जो साइटोक्रोम्स हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बेसिकली ये हाई टू लो एनर्जी सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, राइट। सो इसमें
अब अगर आप गौर करेंगे डिफरेंट साइटोक्रोम्स हैं, लाइक वी हैव गॉट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओवर देयर। जैसे हमारे पास कोएंजाइम Q है, उसके बाद फिर साइटोक्रोम B है, फिर साइटोक्रोम C है, फिर A है और उसके बाद फिर A3 है। तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं इसके सीक्वेंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो पहली तरह के जो क्वेश्चंस यहां से आते हैं वो सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते हैं और वो डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे है, कोएंजाइम Q, कौन सा लोएस्ट एनर्जी लेवल पे है, साइटोक्रोम A3, राइट। सो इस तरह से कोएंजाइम Q अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, B को B किसको देगा, C को C किसको देगा, A को A किसको देगा, A3 को, ये भी सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं। या साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, साइटोक्रोम C से किसको देगा, साइटोक्रोम A3 को, एंड सो ऑन, ये भी सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं। तो आपने एक तो सीक्वेंस को मेमोराइज कर लेना, राइट। सो इसमें सीक्वेंस मेमोराइज करने के लिए फॉर्मूला याद रख लें, QBC A एंड A3, राइट। सो इस फॉर्मूला को ऐसा सच मेमोराइज कर लें, QBC A एंड A3, राइट। सो ये सीक्वेंस है QBC A एंड A3। एक तो सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ गए। सेकंड नंबर पे इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप रिकॉल करें कि ऑक्सीडेशन क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसमें अगर आप देखें कि बेसिकली फर्स्ट करें कि अगर कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइटोक्रोम B की तरफ जा रहे हैं तो कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, राइट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, ये होगी ऑक्सीडेशन। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, तो साइटोक्रोम B चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, चूंकि खुद इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो ऑक्सीजन का देना या इलेक्ट्रॉन्स का लेना ये क्या है, ये रिडक्शन है, राइट। सो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप सभी के बारे में क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, या किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये भी अल्टीमेटली जब आपको सीक्वेंस का पता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस का पता है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप वेरी इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट। और तीसरा नंबर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि ATP खास तौर पे किन स्टेप्स में प्रोड्यूस होती है, राइट। तो इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं, यू सीन हियर कि इसके लिए आप मेमोराइज कर सकते हैं कि एक तो ओवरऑल आप कह लें कि एक तो कोएंजाइम Q से पहले NADH2 से, बेसिकली जब NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q को देगा एक तो उस वक्त ATP प्रोड्यूस होती है। सेकेंडली जब B से C तक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तब ATP प्रोड्यूस होगी। उसके बाद फिर साइटोक्रोम A3 के बाद, साइटोक्रोम A3 से बाद में जब वाटर बनेगा उस वक्त भी ATP प्रोड्यूस होती है। सो इसमें तीन मेजर पॉइंट्स है जहां पे ATP प्रोड्यूस हो रही है, कोएंजाइम Q से पहले और दूसरे नंबर पे साइटोक्रोम A3 के बाद में और उसके बाद फिर B और C के दरमियान, राइट। सो पहले से पहले, आखिरी के बाद में और B और C के दरमियान ATP प्रोड्यूस हो रही है, राइट। सो ये ATPs के बारे में एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें लाइक अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिलेट भी कर देता हूँ कि यू सीन हियर कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे एनर्जी के चेक्स की, राइट, कि FADH2 NADH2 जो प्रोड्यूस हुए थे उनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे ATP प्रोड्यूस होनी है। देखिए वो सारे के सारे एनर्जी के जितने भी चेक बने थे अल्टीमेटली वो आ जाएंगे, प्रोसेस होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आके। तो NADH2 ने क्या करना है, इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन, इसने अल्टीमेटली NADH2 ने NAD में कन्वर्ट होना और अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने देने हैं किसको, कोएंजाइम Q को, राइट। और इस प्रोसेस में एक ATP प्रोड्यूस होगी। कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम B तक और अल्टीमेटली B से C तक जाएंगे, C से A तक और A के बाद A3 तक जाएंगे। अब ये सारे के सारे जो साइटोक्रोम्स हैं ये अरेंज्ड है फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल, लेकिन सारे स्टेप्स पे ATP प्रोड्यूस नहीं हो रही। बाकी जो स्टेप्स हैं जहां पे ATP प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्या वहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं करते? नो, ऐसा नहीं है, एनर्जी रिलीज करते हैं लेकिन वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उससे ATP जनरेट की जा सके, राइट। सो बहरहाल जहां पे एनर्जी डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है दो साइटोक्रोम्स के दरमियान, लाइक साइटोक्रोम B और C के दरमियान, कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे प्रोटॉन पंपिंग हो सकेगी और ATP प्रोड्यूस हो सकेगी, तो सिर्फ वहीं पे ATP जनरेट होनी है, राइट। सो इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से NADH2
एक NaDH2 के मॉलिक्यूल ने हमें कितने ATPs दिए, 1, 2 एंड 3, राइट। सो ATPs के बारे में एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रेट अवे कि ATP किस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बेसिकली जो है वो ATP प्रोड्यूस हुई है, तो Q से पहले, A3 के बाद में और B और C के दरमियान। और इसके अलावा आपसे एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि NaDH2 या FADH2 इसके एक मॉलिक्यूल से कितनी ATPs प्रोड्यूस होंगी, इससे कितनी ATPs प्रोड्यूस होंगी, एग्जाम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि NaDH2 के एक मॉलिक्यूल से 1, 2 एंड 3 तीन ATPs प्रोड्यूस हुई हैं, 1, 2 एंड 3 तीन ATPs प्रोड्यूस हुई हैं। जबकि अगर आप FADH2 के मॉलिक्यूल के ऊपर गौर करें तो ठीक है, FADH2 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q को दिए हैं, लेकिन समहाउ एनर्जी डिफरेंस इतना ही नहीं है कि ATP प्रोड्यूस हो सके, या आप कह लें कि जो पहले नंबर वाली जो ATP जनरेटिंग मिल थी तो उसको बाईपास कर दिया FADH2। या आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक ही चेक है जो जिसके लिए जो कैश है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होकर मिलता है, राइट, 3 काउंटर्स में मिलता है। ये एक ही चेक है NaDH2 और इसके लिए जो कैश है वो 3 काउंटर्स में मिलना है बैंक से, राइट। सो फर्स्ट काउंटर पे, सेकंड, थर्ड काउंटर। लेकिन जो FADH2 है, अब ये समझे कि इसने पहला काउंटर वैसे ही बाईपास कर दिया। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. राइट, पहला काउंटर इसने वैसे बाईपास कर दिया है, इसको सिर्फ सेकंड और थर्ड काउंटर से ATP मिलनी है। सो एक NaDH2 से 3 ATPs और एक FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान 2 ATPs आपको मिलनी है, राइट। सो इस तरह से ATPs की कैलकुलेशंस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को लेके एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है इसके अंदर। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में, लाइक ATP, लाइक ओवरऑल इसके एंड रिजल्ट पे लाइक क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस सेलुलर रेस्पिरेशन के किस प्रोसेस में वाटर प्रोड्यूस होता है, आंसर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। So this is all about the electron transport chain. I hope that you have enjoyed the discussion with the electron transport chain. इसमें जो questions हैं वो different levels पे you seen here पूछे जा सकते हैं, like sequence के questions हैं, उसके बाद फिर oxidation reduction के questions हैं, ATP के electron transfer के questions हैं, फिर NaDH2 FADH2 से ATPs की calculations के questions हैं, final electron receptor कौन सा है, और इसके बाद water कहाँ पे produce हो रहा है and so on. So ये wide range है questions की जो कि पूछी जा सकती है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्रेटी कॉन्सेप्चुअल एरिया मैंने कोशिश की है कि एग्जाम की क्वेश्चन बायस के साथ आपको मैं ये जो टॉपिक है प्रिसाइजली टीच कर सकूं। एनीवेज, दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड नाउ लेट्स कंक्लूड आवर डिस्कशन बाय डिस्कसिंग द एनर्जी कैलकुलेशंस। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज है और एग्जाम में बच्चे ये कहते हैं, जिन्होंने प्रीवियसली एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वो ये कहते हैं कि हार्डेस्ट क्वेश्चन समटाइम्स जो अपीयर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो
बायोएनर्जेटिक्स की एनर्जी कैलकुलेशंस में से होते हैं, राइट। सो हम एनर्जी कैलकुलेशंस को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कैलकुलेशंस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली। सो इससे पहले कि हम एनर्जी कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू, राइट। और यहाँ पे इन क्वेश्चंस का जो मकसद है पूछने का, या इन बेताशा क्वेश्चंस को पूछने का मकसद ये है कि मैं आपके माइंड में मैक्सिमम ओवरऑल कंफ्यूजन जनरेट कर सकूं और आपको बता सकूं, रियलाइज करवा सकूं कि कहां पे आपकी वीकनेस है। और उसके बाद जब हम इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एंड में सिर्फ एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब आप उस एक टेबल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये हर तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना एग्जाम में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। सो बट कन्वेंशनली आई वुड लाइक टू क्रिएट कंफ्यूजन फर्स्ट, ओनली देन आई विल फिक्स दोज कंफ्यूजन। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर मैं स्ट्रेट अवे आपको वो टेबल करवा दूंगा, राइट, तो उससे क्या होगा, आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और मे बी आप उस टेबल को भी उस तरह नहीं कंप्रीहेंड कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे जैसे आपको करना चाहिए। दैट्स व्हाई मेरा यही स्टाइल है, आई क्रिएट कंफ्यूजन्स एंड देन आई ट्राई टू फिक्स दोज कंफ्यूजन्स एंड दैट्स हाउ आई डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड दैट्स हाउ आई create their memory and that's how I enable them so as to ace and excel on their exams. So I have got few questions. First of all, let me present options to you. A option is 0, B option is 2, C option is 4, D option is 6, E option is 10, F option is 12 and G option is 24. पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, what is the total number of ATPs produced due to glycolysis of a glucose molecule during substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation। देखिए आपको पूछा गया टोटल ATPs पूछी गई और वो पूछी गई ग्लाइकोलिसिस के दौरान और पूछी गई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की भी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल दोनों को मिला के। तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ई, 10 टोटल एटीपीज प्रोड्यूस होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल 4 जो है वो कह लेंगे 4 एटीपीज प्रोड्यूस हुई थी टोटल सबस्ट्रेट लेवल पे और 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे जिससे हर एक से 3 एटीपीज आई थी, तो 6 कह लें कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल पे, तो कलेक्टिवली कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। ऑलराइट, उसके बाद फिर व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अब ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस बेसिकली सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वाली एटीपीज आएंगी, क्योंकि इसमें भी आपको खास तौर पे मेंशन नहीं किया गया कि इसमें ऑक्सीडेटिव भी साथ ही शामिल है। तो इसमें टोटल 4 प्रोड्यूस हुई है और नेट गेन जो होगा वो कितने का होगा? वो 2 का होगा, क्योंकि इनिशियली जो प्रेपरेटरी फेज थी ग्लाइकोलिसिस की उसमें 2 एटीपीज कंज्यूम भी हुई थी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा। अनदर स्टेटमेंट, how many ATPs are produced during oxidation of a pyruvate molecule। ठीक है, जब एक पायरुवेट मॉलिक्यूल इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट, तो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है या जब इस एसिटल कोई बन रहा है उस वक्त कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होंगी? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 0। हमने देखा था कि सबस्ट्रेट लेवल पे कोई भी एटीपी प्रोड्यूस वहां पे नहीं हुई थी। अनदर स्टेटमेंट, नंबर ऑफ NADH2s प्रोड्यूस्ड बाय अ पायरुवेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज। अब एक पायरुवेट से बेसिकली ओवरऑल जो NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ NADH2s प्रोड्यूस्ड बाय अ पायरुवेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से बेसिकली कितने NADH2s प्रोड्यूस होने हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि एक पायरुवेट ने पहले कन्वर्ट होना है, पायरुवेट ने कन्वर्ट होना है इनटू द एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। तो इस प्रोसेस में एक NADH2 प्रोड्यूस हुआ, एक NADH2 प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद फिर जो एसिटाइल कोए है इसने अंडरगो करना है क्रैब साइकिल और क्रैब साइकिल के दौरान कितने NADH2 प्रोड्यूस हुए? 3 NADH2 प्रोड्यूस हुए। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, जब इसने सेलुलर रेस्पिरेशन अंडरगो करनी है एक पायरुवेट मॉलिक्यूल ने, इससे 1, 3 और 1 4, टोटल 4 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। सो चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। अभी हम ये इन सारे क्वेश्चंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेके भी आए हैं। यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस अगर आपने वो सारा जो प्रीवियस लेक्चर्स को क्रिटिकली अंडरस्टैंड किया है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको फैक्ट्स, सेम फैक्ट्स दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ और ज्यादा प्रैक्टिकल शक्ल में दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा आसानी के साथ कम टाइम में क्वेश्चंस को एग्जाम में आंसर कर पाएं। सो वी हैव गॉट अनदर रेंज ऑफ क्वेश्चंस। लेट मी प्रेजेंट ऑप्शंस टू यू फर्स्ट।
A option is 0, B option is 2, C option is 4, D option is 6, E option is 10, F option is 12 and G option is 24. और फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ Krebs साइकिल वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। सो इसमें देखे गए कि एक तो टोटल नंबर ऑफ ATPs पूछी गई हैं, सेकेंडली एक Krebs साइकिल में पूछी गई हैं, और थर्डली सबस्ट्रेट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल दोनों को मिला के पूछी गई हैं। सो लेट्स कैलकुलेट। एक Krebs साइकिल के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे हमने क्या स्टडी किया, कितनी ATPs आई थी, 1 ATP। और इसके अलावा एक Krebs साइकिल के दौरान NADH2 कितने प्रोड्यूस हुए थे, NADH2 प्रोड्यूस हुए थे 3 NADH2, और एक NADH2 से टोटल ATPs कितनी आई थी 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक Krebs साइकिल के दौरान जो NADH2 प्रोड्यूस होते हैं उनसे टोटल 9 ATPs आएंगे हमारे पास। इस तरह से एक Krebs साइकिल के दौरान एक FADH2 प्रोड्यूस होता है और एक FADH2 से जो ATPs आती हैं वो 2 आती हैं। सो अल्टीमेटली Krebs साइकिल के दौरान जो FADH2 आएंगे उनसे जो ATPs आनी है वो 2 आनी है। सो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा 9 to 11 and 1 12। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी F। सो एक Krebs साइकिल से सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल को, राइट। सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल को मिला के कितनी ATPs आनी है, बेस्ट रिस्पॉन्स इज 12। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अनदर स्टेटमेंट, collective number of NADH and FADH2 produced during complete breakdown of a glucose molecule। अब कुल कितने NADH2 प्रोड्यूस होते हैं और कितने FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने प्रोड्यूस हुए थे, 2 NADH2, और उसके बाद फिर एस्टाइल कोए फॉर्मेशन के दौरान अगेन 2 NADH2, और फिर 2 Krebs साइकिल के दौरान अल्टीमेटली कितने प्रोड्यूस हुए थे, 6 NADH2। तो टोटल NADH2 कितने हो गए, 10 NADH2 हो गए। और FADH2 कितने प्रोड्यूस हुए थे, तो एक Krebs साइकिल के दौरान एक, तो 2 Krebs साइकिल के दौरान 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे। तो क्योंकि एक पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात की गई है, सो 10 NADH2 एंड ओवरऑल जो FADH2 हैं ये 2 हो गए, यानी कि अल्टीमेटली इनका जो कलेक्टिव नंबर है दैट विल टर्न आउट टू बी 12। अगेन बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी F। Another statement, what is the net gain of ATPs produced due to glycolysis of a glucose molecule। तो ओवरऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ग्लाइकोलिसिस हुई है उससे नेट गेन ATPs का कितना आया, पूछा गया आपसे नेट गेन। तो टोटल गेन 4 का था, 2 इनिशियली प्रेपरेटरी फेज में यूज हुई। तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली 4। Another statement, number of NADH2 produced at level of Krebs cycle due to one glucose molecule is। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वजह से 2 Krebs साइकिल होंगे, एक Krebs साइकिल में 3, तो 2 Krebs साइकिल में टोटल 6 NADH2 प्रोड्यूस होंगे। आंसर इज डेल्टा। Another question, total number of ATPs produced due to Krebs cycle for one glucose molecule is। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 साइकिल रन होंगे और एक साइकिल में एक ATP, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 टोटल ATPs आएंगी ड्यूरिंग Krebs cycle वाया सबस्ट्रेट लेवल। सो आंसर इज बीटा। Another range of questions with different options. A option is 30, B option is 32, C option is 34, D option is 36, E option is 38 and F option is 40. And first statement हमारे पास, what is total gain of ATPs when one glucose molecule is completely and aerobically oxidized in a eukaryotic cell। आपसे एक तो total gain पूछा गया है, secondly complete and aerobic रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, और थर्डली यूकैरियोटिक सेल में के बारे में पूछा गया है। एनीवेज सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 40। ये 40 का फिगर कैसे आया इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज नेट गेन। अब यहाँ पे बात हो रही है नेट गेन की। नेट गेन ऑफ ATPs व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल। टोटल गेन 40 का है, तो नेट गेन जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर 36 का है। तो नेट गेन 36 कैसे आया इसको भी हम आगे चल के एक टेबल में डिस्कस करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन क्वेश्चंस की जो रीजनिंग है वो स्ट्रेट हम जो टेबल डिस्कस करेंगे उसके अंदर आएगी। Another question, what is the total gain of ATPs when one glucose molecule is completely and aerobically oxidized in a prokaryotic cell। अब आपसे पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो टोटल गेन है ATPs का वो कितना है। आंसर इज अगेन 40। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATPs व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर नेट गेन पूछा गया है, तो नेट गेन हमने यूकैरियोटिक सेल्स में देखा था 36 है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में 38 है। ये क्यों 38 है, 36 नहीं है, इसको हम आगे चल के टेबल में डिस्कस करते हैं।
Another range of questions, options है हमारे पास 4, 6, 30, 32, 34, 36, 38 and 40. And statement है first, what is the total gain of ATPs through oxidative phosphorylation when one glucose molecule is completely and aerobically oxidized in a eukaryotic cell. तो टोटल गेन एटीपीज का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा, राइट? सो यहां पे पूछा गया है टोटल गेन और पूछा गया है वाया द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज, इसमें अगर आप देखें कैलकुलेट हम इसको करते हैं कि ऑक्सीडेट ओवरऑल इसमें देखें कि NADH2 टोटल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 10 NADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, 10 NADH2 और इससे टोटल एटीपीज कितनी आनी है, अल्टीमेटली 30 एटीपीज NADH2 से आनी है और 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं और इससे टोटल एटीपीज कितनी आनी है, 4 आनी है. सो इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल ओवरऑल जो गेन है एटीपीज का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से, दैट विल टर्न आउट टू बी 34. सो ई वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स. इसको हम आगे चल के टेबल में और भी डिटेल से डिस्कस करते हैं. What is the net gain of ATPs through oxidative phosphorylation when one glucose molecule is completely and aerobically oxidized in a eukaryotic cell? अब net gain पूछा गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, तो इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हमारा दैट वुड बी 32. अब ये 32 क्यों है, ये काफी पैराडॉक्सिकल किस्म का क्वेश्चन है, बट इसको हम आगे चल के इसकी जो रीजनिंग है इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं. लेकिन इसमें यहाँ पे मैं एक पॉइंट जनरेट करता चलूँ कि वो NADH2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए थे, जब वो NADH2 जाते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हर NADH2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अल्टीमेटली एक ATP कंज्यूम होती है, राइट? सो 2 NADH2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 ATPs कंज्यूम होंगी. सो 34 में से हम 2 माइनस करेंगे तो नेट गेन आएगा, तो आंसर इज 32. अभी आगे टेबल में मजीद इसको एलैबोरेट करते हैं. And another question, what is total gain of ATPs through substrate level phosphorylation when one glucose molecule is completely and aerobically oxidized in a eukaryotic cell? अब substrate level phosphorylation पे total gain कितना है? देखें ग्लाइकोलाइसिस में कितने आए ATPs 4 और एसिटिल कोए फॉर्मेशन के दौरान 0, उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 ATPs आए सबस्ट्रेट लेवल पे. तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स फिर क्या हुआ, 4 + 0 + 2 = 6. सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज 6 टू दिस क्वेश्चन बीटा. Another statement, what is the net gain of ATPs through substrate level phosphorylation when one glucose molecule is completely and aerobically oxidized in a eukaryotic cell? अब टोटल गेन अगर सबस्ट्रेट लेवल पे 6 का है तो नेट गेन बेसिकली इसमें वो 2 ATPs माइनस हो जाएंगी जो कि ग्लूकोज की एक्टिवेशन में प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम हुई थी. तो 6 - 2 = 4. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा. और उसके बाद फिर व्हाट इज टोटल गेन ऑफ ATPs थ्रू NADH2 व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल. अब NADH2 से जो कि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट और एरोबिक ऑक्सीडाइजेशन से यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, वो कितने होंगे? सो बेसिकली 10 NADH2 आए थे, उससे जो ATPs आई थी वो कितनी आई थी? 30 आई थी. तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली, दैट इज 30, राइट? वेल, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इफ़ यू गॉट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रॉन्ग, इसके बारे में बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं ही ऐसे कि जब तक आप क्रिटिकली एक स्पेसिफिक वे में इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड ना कर लें और इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना कर लें, तब तक आप इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते. एनीवेज, आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल सो एज टू एनेबल यू टू आंसर ऑल सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने भी आपसे पूछे हैं. तो ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टेबल्स है in the entire biology because I used to tell to my students कि ये बेसिकली एक 2 dimensional surface पे 3 dimensional टेबल है, जो डिफरेंट वेज से इंफॉर्मेशन को कह लें कि सम अप कर रहा है और इसको इंटरप्रेट करके आप hundreds of questions के आंसर्स कर सकते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टेबल टू यू. इसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब दोबारा वीडियो को प्लेबैक करके अब जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू दोबारा मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, एंड दिस टाइम यू विल सी दैट यू विल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस विद मी, राइट? So let's construct this table. So let me orient you towards this table. इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास respective stage of cellular respiration है. सेकंड कॉलम में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP के गेन्स की बात हो रही है, और थर्ड कॉलम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ATP के गेन्स की बात हो रही है, और उसके बाद फिर फोर्थ कॉलम में हमारे पास सम है.
राइट। तो स्टेजेस में हमारे पास जैसे डिफरेंट कह लें कि प्रोसेसेस हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द ग्लाइकोलिसिस, देन वी हैव गॉट द पायरुवेट ऑक्सीडेशन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, एंड थर्डली वी हैव गॉट द क्रेब्स साइकिल। तो ये 3 बेसिक प्रोसेसेस हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के टू बी मोर स्पेसिफिक, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल। और इन 3 प्रोसेसेस में 2 तरीकों से, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इन 2 तरीकों से एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से मुराद जो है वो मेरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और इससे पहले कि हम इस टेबल की निटी ग्रिटी में जाएं, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन आई वाज कंस्ट्रक्टिंग दिस टेबल, उस वक्त मेरे माइंड में जस्ट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, राइट। सो ये टेबल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए है। सो हर जगह पे हम जब रिलेट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रेफर कर रहे होंगे। एंड सेकेंडली ये टेबल नेट गेन्स ऑफ एटीपीज के साथ डील करेगा। टोटल जो गेन्स हैं मैं आपको साइड बाय साइड ब्रैकेट में बताता जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली जो स्ट्रेट ये टेबल है ये नेट गेन्स के लिए है। सो हम नेट गेन्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो अल्टीमेटली वहीं से आप टोटल गेन्स को भी अल्टीमेटली खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन अपीयर होता तो। उसके बाद फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए टेबल है पूरे का पूरा। तो सो ये भी आप फैक्ट माइंड में रखिएगा, अगर कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन का अपीयर होता है तो उसको कैसे आंसर करना है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं इस टेबल को यूज करते हुए। और उसके बाद फिर ये जो टेबल है ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बता दूंगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से हमने डिस्कस किया था टोटल एटीपीज कितनी प्रोड्यूस हुई थी, 4, और ग्लूकोज की एक्टिवेशन में प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपीज कंज्यूम हुई थी, आंसर इज 2। सो जो नेट गेन है हमारे पास 4 - 2 = 2। सो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस अंडरगो करेगा तो नेट गेन एटीपीज का जो होगा वो सबस्ट्रेट लेवल पे वो 2 एटीपीज का होगा और टोटल गेन 4 का होगा। उसके बाद फिर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस अंडरगो करता है और उससे 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनते हैं, इस प्रोसेस में टोटल 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं और एक NADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली 3 ATPs आनी है, तो 2 से टोटल 6 ATPs आएंगी। लेकिन चूंकि ये जो NADH2s हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म से जब इन्होंने जाना है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, जब इन्होंने जाना है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो अल्टीमेटली इस ट्रांसफर में 2 ATPs जो वो यूज होने हैं। सो इसीलिए जो नेट गेन आएगा 6 - 2 = 4 आएगा। सो वो NADH2s जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान मिलते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से टोटल 6 और नेट 4 हमें एटीपीज मिलनी है उनसे, राइट। और यहाँ पे अगर ये तो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में, अगर प्रोकैरियोटिक सेल हो तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते क्योंकि मेम्ब्रेन बड़ा ऑर्गेनेली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर होना क्या है, उनके अंदर जो कह लें कि उनके अंदर जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इवन इसके एंजाइम्स भी या तो उनके किसी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होंगे, राइट, जैसे सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होंगे या डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म होंगे, राइट। सो उनमें ये जो ट्रांसफर के लिए जो 2 ATPs लगने हैं फिर वो नहीं लगते। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वो NADH2 जो कि ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होते हैं उनका नेट गेन भी 6 का है और टोटल गेन भी 6 का है। तो यही बेसिस है कि जो नेट गेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल का जो यूकैरियोटिक सेल से बाय 2 ATPs ज्यादा है। हाँ, टोटल गेन दोनों का 40 है। सो इसको हम आगे चल के फर्दर और भी एक एंगल से डिस्कस करेंगे। सो बहरहाल यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर वुड बी 4, नेट गेन 4 का है। तो अब देखें कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल दोनों को मिला के हमारे पास जो टोटल एटीपीज आई है वो कितनी आई है, 6 + 4 = 10। लेकिन हम नेट गेन के साथ डील कर रहे हैं तो नेट गेन हमने देखा 4 + 2 = 6 का है। फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन के दौरान हमने देखा था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पे कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुई। हाँ, जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बने थे और उन 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की जब ऑक्सीडेशन हुई थी और यानी कि उनसे 2 एसिटाइल कोए बने थे, तो इस दौरान क्या हुआ था, 2 NADH2s प्रोड्यूस हुए थे और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो इसीलिए इससे जो एटीपीज आएंगे हमारे पास 6 आएंगे। सो टोटल और नेट गेन जो है वो अल्टीमेटली 6 का बन जाएगा। सो जब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे तो इससे टोटल 2 NADH2s और 6 ATPs जो है वो प्रोड्यूस होंगी। और उसके बाद फिर इफ यू टॉक अबाउट द क्रेब्स साइकिल, तो हमें पता है कि
एक एसिटाइल कोए से एक क्रैब साइकिल और एक ग्लूकोज से चूंकि 2 एसिटाइल कोए बनते हैं तो उससे 2 क्रैब साइकिल रन होंगे। तो 2 क्रैब साइकिल से बेसिकली क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपीज प्रोड्यूस होंगी, वन इन ईच क्रैब साइकिल। और इसके अलावा एक क्रैब साइकिल में चूंकि 3 NADH2 और 1 FADH2 प्रोड्यूस हुए थे तो 2 क्रैब साइकिल में 6 NADH2s एंड 2 FADH2s प्रोड्यूस हुए हैं। तो 6 NADH2 से जो एटीपीज आई हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18 एंड 2 FADH2 से जो एटीपीज आई हैं दे आर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 22 जो एटीपीज है बेसिकली उन NADH2 और FADH2 से आते हैं जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की क्रैब साइकिल के दौरान प्रोसेसिंग से अल्टीमेटली प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो जो क्रैब साइकिल के नतीजे में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपीज आई 2 और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो एटीपीज आई वो 22 है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सम आ गया वो 24 का आ गया। तो इसके बाद फिर अब ये भी देखें कि अगर हम देखें ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल, इन तीनों के सबस्ट्रेट लेवल का अगर हम सम निकालें, इसमें आप देखें कि जो टोटल गेन है वो कितने का है, क्योंकि हम बात करें टोटल की, तो टोटल गेन 4 + 0 + 2 इज इक्वल टू 6। सो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा इन यूकैरियोटिक सेल तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से टोटल 6 एटीपीज आ रही हैं। नेट गेन 4 का होगा क्योंकि जो 2 एटीपीज हैं वो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की एक्टिवेशन में यूज हुई थी। उसके बाद फिर इसी तरीके से जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा इन अ यूकैरियोटिक सेल तो उससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से टोटल एटीपीज कितनी आती हैं, तो यू सीन हियर 6 एटीपीज आई NADH2 प्रोडक्शन से ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस हुए थे। फिर 6 एटीपीज ही आई बिकॉज ऑफ NADH2 obtained ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड इसी तरह से 18 एटीपीज आई फ्रॉम द NADH2s obtained from the NADH2s which are obtained during the Krebs cycle और फिर 4 ATPs जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं बेसिकली due to the FADH2s obtained during the Krebs cycle। So ultimately हमारे पास जो कहने के सम आया 6 + 6 + 18 + 4 इज इक्वल टू 34। तो ये तो है टोटल गेन। तो नेट गेन कितने का होगा, चूंकि यूकैरियोटिक सेल के साथ हम डील कर रहे हैं तो जो NADH2s उसके ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस हुए थे उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर के लिए 2 एटीपीज कंज्यूम हुए थे, उसको माइनस करेंगे टोटल में से 34 - 2 इज इक्वल टू 32। सो जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा इन अ यूकैरियोटिक सेल उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में टोटल 34 और जो नेट है वो 32 एटीपीज आएंगे। और अगर हम इनको सम करें, आप किसी भी साइड से सम कर लें, लाइक से अगर आप टॉप टू बॉटम करते हैं तो 10 + 6 + 24 तो आपके पास जो काउंट आएगा दैट विल बी 40। ये ओवरऑल टोटल का है। और जो नेट गेन की अगर आप बात करें तो इसमें से 40 में से आप 4 माइनस करेंगे। वो कौन कौन से 4 माइनस करने हैं, एक जो 2 NADH2s के ट्रांसफर पे 2 एटीपीज लगी थी और दूसरे नंबर पे जो 2 एटीपीज लगी थी ग्लूकोज की एक्टिवेशन के लिए, तो इन 4 एटीपीज को आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो टोटल काउंट है वो ओवरऑल जो है वो 36 का आ जाएगा। अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. सो इसी तरीके से अगर आप इस तरफ से भी सम करेंगे तो बेसिकली आप देखिए सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल के जो नतीजे में एटीपीज हमें मिल रही हैं इनको भी सम करेंगे। अगेन आपके पास टोटल गेन जो वो 40 का ही आ रहा है और जो नेट गेन है वो 36 का आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो नेट गेन है ये अब देखिए यहाँ से हमें पता क्या चला कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज होता है इन अ यूकैरियोटिक सेल, टोटल गेन एटीपीज का कितना है 40। प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल गेन कितना है वो भी 40 है। हाँ, नेट गेन यूकैरियोटिक सेल में 36 है चूंकि 4 एटीपीज माइनस हुई, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये वाली 2 एटीपीज हैं ये माइनस नहीं होनी, तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो नेट गेन आ जाएगा वो 38
8 का आ जाएगा। तो ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो नेट गेन है वो बाई 2 ATPs ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल, एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, सॉरी, राइट। सो ये बेसिकली एनर्जी कैलकुलेशंस के हवाले से कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर एग्जाम आपसे कई दफ़ा क्वेश्चन पूछता है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करता है, तो बेसिकली इस पूरे टेबल के अंदर जो ये वाला पर्टिकुलर चैम्बर है, राइट, ये वाला जो चैम्बर है, दिस इज डीलिंग विद द एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना तो एसिटाइल कोई फॉर्मेशन होनी है, ना ही क्रेब्स साइकिल होना है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होनी है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 4 ATPs और नेट गेन जो वो 2 ATPs का आना है। तो बाकी सारे का सारा टेबल एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इररेलेवेंट हो जाता है। सो इसमें आप देखें कि इस टेबल को लेके एग्जाम अब कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक इसमें हर एक चैम्बर भी क्वेश्चन से भरा हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से टोटल एटीपीज कितने आए, नेट कितने आए, और सिमिलर वे में बाकी सारे चैम्बर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक क्रैब साइकिल से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान कितने एटीपीज आए टोटल और नेट कितने आए, एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से इंडिविजुअली हर चैम्बर जो है इसमें क्वेश्चन से भरा हुआ है। फिर इन चैम्बर्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक डिफरेंट प्रोसेसेस को मिला के, लाइक ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल को मिला के सबस्ट्रेट लेवल पे कितने एटीपीज आए टोटल और नेट, और इसी तरह से जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल से जो NADH2 Fa2H2 आए थे ओवरऑल, उससे कितने एटीपीज प्रोड्यूस हुए, तो उसका टोटल और नेट गेन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट कई दफ़ा इवन जो NADH2 और FADH2 का काउंट डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लाइक टोटल कितने NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज होता है इन यूकैरियोटिक सेल, अब देखें 2 + 2 = 4 + 6 = 10 NADH2, और इन 10 NADH2 से एटीपीज कितनी आएंगी, 30 आएंगी। टोटल FADH2 कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2, तो इससे एटीपीज जो कितनी आएंगी वो 4 आएंगी, एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से इन ओवरऑल हर चैम्बर से क्वेश्चंस हैं, फिर चैम्बर्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट वे से क्वेश्चंस हैं। सो अब आप जो ओवरऑल ये जो लेक्चर को प्लेबैक करके भी बेतहाशा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इस टेबल को ध्यान से मेमोराइज कर लें। अंडरस्टैंड तो आपने कर लिया है, इसको मेमोराइज भी कर लें, ज़रूरत पेश आती है इस टेबल की डिस्कशन को एक दफ़ा दोबारा सुन लें। फिर जो क्वेश्चंस मैंने पहले आपसे डिस्कस किए हैं उनको भी प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में जाके भी आप क्वेश्चंस को रिमार्केबली प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ से ओवरऑल आपकी इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए, और एग्जाम में आप बैठे बैठे कभी भी कंफ्यूज ना हो, और कम से कम टाइम में आप बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सो अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डिस्कशन, अभी तक हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को जो डिस्कस किया है, मैं इस सारे डिस्कशन को सम अप करूंगा। सबसे पहले भी मैंने एक ओवरव्यू से स्टार्ट लिया था, मैंने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया था पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन का इस सब सेक्शन में। अब इस सब सेक्शन के साथ डिस्कशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूं बाय गिविंग यू द समरी, राइट। सो इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, बेसिकली 4 स्टेप्स से। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, एंड नंबर 3 द क्रैब साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, नंबर 4 हमारे पास है जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो हमने देखा था कि ये जो 3 बेसिक स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल कोए फॉर्मेशन और सिट्रिक एसिड साइकिल, इनमें 2 तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लाइक अब देखें ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपीज आई और इसके अलावा एनर्जी के चेक्स आए। सिमिलरली एसिटाइल कोए में देखिए आपके डायरेक्ट एटीपीज तो नहीं आई, लेकिन एनर्जी के चेक हमारे पास वो आ गए। और उसके बाद फिर देखें कि जो क्रैब साइकिल है, इससे भी हमारे पास डायरेक्ट एटीपीज भी आई और एनर्जी के चेक्स भी आए। बहरहाल जितने भी एनर्जी के चेक्स आए हैं, अल्टीमेटली सारे के सारे ये जो चेक्स हैं इन्होंने जाना है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है उसके साथ एसोसिएटेड जो क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड साइटोक्रोम्स हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने अल्टीमेटली प्रोसेस होना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, और इससे कीमियोस्मोसिस के नतीजे में हमें अल्टीमेटली कह लें कि एटीपीज मिलनी है। अब ये कब 34 का काउंट होगा, कब 34 का काउंट होगा, यू एग्जैक्टली नो बाय द डिस्कशन जो कि हमने थोड़ी देर पहले की है। सो यहाँ पे अगर वर्डिंग आ रही है कि अबाउट 36 और 38 एटीपीज का हमें नेट गेन मिल रहा है, तो बेसिकली ये रिस्पेक्टिवली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में है। सो कंक्लूसिव रिमार्क्स ये हैं, 3 बेसिक प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड क्रैब साइकिल, इन तीनों प्रोसेसेस में 2 तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, सबस्ट्रेट लेवल पे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन लेवल पे, और आपने केयरफुली मेमोराइज कर लेना है कि कब किस तरीके से कितनी एटीपी टोटल या नेट प्रोड्यूस होती है, एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ द एनर्जी रिगार्डिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन।
अब यहाँ पे एक कोटेशन भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक खासा एक ब्रेन ड्रेनिंग लेक्चर था. आई नो फॉर यू स्पेसिफिकली इट वाज प्रेटी ब्रेन ड्रेनिंग बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज हैं इंफॉर्मेशन में, बहुत सारे कोरिलेशंस हैं. सो इट्स हार्ड फॉर यू टू फोकस फॉर सो लॉन्ग टाइम, बट यू नो दैट नो पेन नो गेन. इफ यू वांट टू गेन समथिंग रियली गुड इन योर लाइफ यू विल हैव टू गो थ्रू दिस पेनफुल प्रोसेस, राइट. एंड यस, अगर आप इस पेनफुल प्रोसेस को बियर करते हुए, खुशी के साथ आप एक्सेप्ट करके, ये सोचते हुए कि मैं आगे अपनी फ्यूचर के लिए ओवरऑल अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, आप बैठेंगे तो मे बी ये जो पेन है किसी हद तक आपकी रिड्यूस हो जाएगी. तो ये कोटेशन है आपके लिए, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो. तो आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, कल को आपको जो रियल लाइफ में, जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है, जब आपने बेतहाशा चैलेंजेस फेस करने हैं, तो आज आपको अपने उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं. सो a very good life is waiting for you ahead, but you have to prepare for that life today. अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए तो अपने आज को, अपने कल के ऊपर इन्वेस्ट करो, राइट. सो वर्क हार्ड और बेतहाशा मेहनत आपको इस स्टेज पे करनी चाहिए. दिस इज़ योर टाइम टू डू इट, राइट. और यहाँ पे एक और बात, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ये कोटेशन है, वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशंस, कि इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन को लाइक लास्ट सेंचुरी का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन डिक्लेयर किया गया है. He used more than 20% of his brain. Of course, he was the only person of his kind in the previous century. और उसका ये कहना है कि जीनियस इज़ 1% टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क. ये वो बंदा कह रहा है जिसको हम जीनियस कहते हैं. ही इज सेइंग दैट दिस इज जस्ट 1% टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क, राइट. सो ही वाज आल्सो अ ट्रेमेंडसली हार्डवर्किंग पर्सन. सो हार्डवर्क विल पे यू a little extra, will actually outweigh you. ये little extra बाकी जितना सारे करेंगे वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन उसके बाद आप कितना करते हैं, this is going to matter a lot, right. मोहम्मद अली बॉक्सर है, like one of my favorite personalities. तो मोहम्मद अली बॉक्सर वो 70s में परहैप्स वो बॉक्सिंग चैम्पियन भी रहा वर्ल्ड वाइड, और वो एक ऐसी शख्सियत थी लाइक जिसको पूरी दुनिया में लाइक जिसको ऑनर मिला. और मोहम्मद अली लाइक जो हॉलीवुड में जो हॉल ऑफ फेम है वहाँ पे उसको ऑफ़र किया गया कि हॉल ऑफ फेम में तुम्हारी भी फ़ोटोग्राफ हमारे नेम के साथ हम नीचे फ्लोर पे लगाना चाहते हैं. एंड ही यू नो व्हाट डिड ही से, ही सेड कि मेरे नाम में चूँकि मोहम्मद का नाम आता है तो मैं ये पसंद नहीं करूँगा कि उनका नाम कदमों के तले आए. तो अल्टीमेटली कह लें कि जो ही इज़ द ओनली पर्सन जिसकी जो फोटोग्राफ है और जिसका जो नेम है उसको वॉल पे लगाया गया है. स्पेसिफिक ऑनर भी उसको मिला, और बहुत ही ऑनरेबल पर्सनैलिटी. तो उससे किसी ने ये कहा था कि पूछा था कि हाउ मैनी पुशअप्स यू डू एवरी डे, एंड ही सेड आई डोंट काउंट, एंड ही एडेड आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग. मैं उस वक्त काउंटिंग शुरू करता हूँ जब मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, बिकॉज दैट्स व्हेन इट रियली काउंट्स. क्योंकि यही वो टाइम है जब एक्चुअली काउंट करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं. सो जितनी मेहनत बाकी सारे लोग कर रहे हैं उतनी तो आपने करनी ही है, ऑफ कोर्स दैट्स बेसिक रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर आपने एक्सेल करना है जहाँ पे बाकियों की मेहनत ख़त्म होती है, वहाँ से आपकी मेहनत स्टार्ट होनी चाहिए. सो ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक अ बिग डिफरेंस. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी. इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट वे में बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर सकूं. अगर कभी आपको ज़िंदगी में मौका मिले, डू कॉन्टैक्ट मी, डू कम टू सी मी, डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, राइट. इट वुड बी अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेयर फॉर मी टू सी यू एज अ सक्सेसफुल सिटीजन इन फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. May Allah bless you. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.